नमस्कार बेटा। पिछले टॉपिक्स में हमने बात कर रहे थे ग्लाइकोजन की। मैंने आपको बताया था ग्लाइकोजन जो है वो किससे मिलकर बना होता है। ये अपने देखो स्टार्च तो पादपों में भोजन के रूप में संग्रहित होता था, ग्लाइकोजन जंतुओं में भोजन के रूप में संग्रहित होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, ये प्रकृति में अनौपचारिक होता है। ये बातें आपको मैंने बता दी थी। दूसरी बात आपको एक और याद रखनी कि जो ग्लाइकोजन है ना, इसको हम जंतु स्टार्च भी कहते हैं, है ना। स्टार्च, ठीक है ना। स्टार्च तो पादपों में संग्रहित है, जबकि जो ग्लाइकोजन है वो जंतुओं में संग्रहित है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात भी आप याद रख लेना। अब अपना तीसरा पॉलीसेकेराइड है वो है बेटा सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज की बात करते हैं। जो सेलुलोज है बेटा वो भी एक पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है, तो इसका भी अणुसूत्र होगा C6H10O5N। ये सेलुलोज का अणुसूत्र होता है। दूसरी बात, सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, तो बेटा ये भी एक अनअपचायक प्रवृत्ति का होता है। ये भी अनअपचायक प्रवृत्ति का होता है। अगली बात करें बेटा तो वो क्या है कि जो सेलुलोज है ना बेटा, ये अपने पादपों की जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका भित्ति, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। इस पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, ध्यान रखना। समझ आ रही बात। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक जो है वो सेलुलोज होता है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं इसकी सेलुलोज की कि ये बना किससे होता है। तो बेटा सेलुलोज जो है ना वो बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना, बीटा डी ग्लूकोज। जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन है अल्फा डी ग्लूकोज। एक बात बताऊं, देखो स्टार्च भी संग्रहित होता है भोजन के रूप में, तो अल्फा डी ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन भी भोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो वो जो दोनों फूड के रूप में संग्रहित हो रहे हैं वो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के बहुलक हैं। और सेलुलोज जो है ना बेटा वो किसका है, बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है। लेकिन ये होता है रेखीय। कैसा बहुलक होता है, रेखीय बहुलक होता है, ध्यान रखना ना। ग्लाइकोजन कैसा था, शाखित, और स्टार्च में रेखीय और शाखित दोनों संरचनाएं थी। लेकिन सेलुलोज जो वो बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का केवल और केवल रेखीय बहुलक होता है। दूसरी बात बेटा, सेलुलोज में जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ठीक है। देखो जो रेखीय होगा उसमें 1,4 होगा, शाखित जो होगा ना उसमें 1,4 के साथ साथ 1,6 भी होगा। शाखित बहुलक अगर कोई सा है तो जो भी बहुलक है, ठीक है ना, शाखित होगा बेटा, उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक भी होगा और उसके साथ साथ 1,6 भी होगा। लेकिन अगर कोई बहुलक रेखीय है तो उसमें केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ बीटा इकाइयाँ हैं तो इसलिए बीटा लग जाएगा। अब बनाते हैं सेलुलोज की संरचना, ठीक है ना, की संरचना। इसकी संरचना कैसे बनाएंगे बेटा जी, अपने को क्या करना है, बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ बना लेनी है। चलो कम से कम 3 बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ बनाते हैं। बीटा डी में OH ऊपर H नीचे। ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज। एक और बीटा डी ग्लूकोज बनाओ। एक और बीटा डी ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है। अब देखो ये पहले कार्बन का OH, ये चौथे का OH और OH, यहाँ से OH और H, H2O बाहर और बचा हुआ ऑक्सीजन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। यहाँ भी H2O बाहर हो जाएगा और बचा हुआ ऑक्सीजन दोनों के बीच में
जुड़ जाएगा, ये वाला भी किसी के साथ बंध बना लेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी किसी के साथ बंध बना लेगा। तो ये इस प्रकार किसकी संरचना हो जाएगी, सेलुलोज की संरचना हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये अपना पॉलीसेकेराइड भी कंप्लीट हो गया। अब अपना अगला टॉपिक्स आता है प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट हमने समझ लिया। अब बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, और वो है प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है बेटा, जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन शब्द है ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। और कौन सा ग्रीक शब्द, प्रोटियोस। प्रोटियोस, प्रोटियोस जो है बेटा वो एक ग्रीक शब्द है, और इस प्रोटियोस ग्रीक शब्द से ही लिया गया प्रोटीन, जिसका मतलब होता है प्राथमिक या बोल दो अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण, ठीक है ना, प्राथमिक चीज या अति महत्वपूर्ण चीज को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोस। क्या बोलते हैं, प्रोटियोस। और ये जो प्रोटियोस है ये इसका मतलब प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण होता है, और इस प्रोटियोस से ही लिया गया प्रोटीन शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोटीन को प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बेटा अपना जो शरीर है उस शरीर का जो अधिकांश भाग है पेशियों का वो प्रोटीन का ही बना होता है। जो मेरा शरीर है, इस शरीर का जो सुव्यवस्थित जो ढांचा ना, स्केलेटन तो हड्डियों से, अब उस स्केलेटन को आपस में जोड़ने वगैरह का काम जो है वो कौन करते हैं, तंतु ही करते हैं हमारे, है ना। बॉडी में बहुत सारे फाइबर होते हैं, कोलेजन प्रोटीन वगैरह, ठीक है ना, मांसपेशियाँ, ये जो कोलेजन प्रोटीन वगैरह वो सारे के सारे प्रोटीन के ही घटक हैं। तो अगर मेरी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो एक तो मेरा शरीर सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात, अपने शरीर में जितने भी एंजाइम हैं वो अधिकतर प्रोटीन के बने होते हैं, और अपना जो शरीर है बेटा उसमें जो पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया, बहुत सी क्रियाएं, सभी लगभग क्रियाएं एंजाइमों पर डिपेंडेड है, ठीक है ना। इन सभी की सभी क्रियाओं को कौन उत्प्रेरित और नियंत्रित करते हैं, एंजाइम। पाचन ले लो, श्वसन ले लो, उत्सर्जन ले लो, परिसंचरण, है ना, रक्त का परिसंचरण ले लो, उन सभी क्रियाओं को हमारे शरीर में एंजाइम जो है वो उत्प्रेरित करते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से उनको चलाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो प्रोटीन है वो अपने लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये जो है प्रोटीन वो किसका घटक है, एंजाइमों का घटक है, ठीक है ना। इसीलिए प्रोटियोस को हम, प्रोटियोस शब्द जो है उससे हम प्रोटीन शब्द ले रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है प्राथमिक अति महत्वपूर्ण, और प्रोटीन बिल्कुल अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन के संगठन की। प्रोटीन का संगठन या बोल दो इसकी संरचना, प्रोटीन का संगठन या इसकी संरचना। जो बेटा प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो अम्लों, अल्फा एमिनो अम्लों, ठीक है ना, उन अल्फा एमिनो अम्लों का विषम बहुलक होता है, ध्यान रखना। सिंपल सी डेफिनेशन ये हो जाएगी। और आपको पता है बहुलक जो होते हैं उनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि जो प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले विषम जैव बहुलक होते हैं। विषम जैव, जैव और लगा रहा हूँ मैं, जैव बहुलक का मतलब हो गया ऐसे बहुलक जो जीवों में बनते हो, जीवों में संश्लेषित होते हो, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, ठीक है ना। तो जो बहुलक जीवों में संपन्न बनेंगे, है ना, संश्लेषित होंगे, उन बहुलकों को हम जैव बहुलक कहेंगे। और प्रोटीन भी जीवों के अंदर बनता है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ उच्च अणुभार वाला विषम जैव बहुलक होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, प्रोटीन की परिभाषा हो जाएगी, इसका संगठन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन का संगठन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है वो अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। कहते किसे हैं, बोल दो कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर बने हुए उच्च अणुभार वाले विषम जैव बहुलक होते हैं। अब बेटा ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को अगर आप तोड़ोगे तो जब मैं प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन का मैं जल अपघटन कराता हूं, लेकिन वो आंशिक जल अपघटन कराऊंगा, आंशिक जल अपघटन। तो आंशिक जल अपघटन कराने पर ये क्या होता है, प्रोटीन जो है वो बेटा पेप्टाइडों में टूटता है, पेप्टाइड, ये पेप्टाइडों में टूट जाएगा।
अब वो पेप्टाइड छोटे पेप्टाइड भी हो सकते हैं और बड़े पेप्टाइड भी हो सकते हैं, और इन पेप्टाइडों का और आगे जल अपघटन कराओगे या बोल दो प्रोटीन का पूर्ण जल अपघटन कराओगे तो हमें मिलेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। क्या मिलेंगे? अल्फा एमिनो अम्ल। और ये मिलने भी चाहिए क्योंकि अपने को पता है जो प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो से मिलकर ही बना हुआ है। तो प्रोटीन को जब आप आंशिक रूप से तोड़ोगे तो ये पेप्टाइडों में टूटेगा, ठीक है ना, और फिर अगर और तोड़ोगे तो ये पेप्टाइड फिर आगे जाकर के एमिनो अम्लों में टूट जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका जल अपघटन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन क्या है, ठीक है, इसका संगठन क्या है, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब अपने को पता है कि प्रोटीन जो है वो मिलकर बना होता है, वो है अल्फा एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। तो अब बात करते हैं एमिनो अम्लों की कि ये एमिनो अम्ल क्या होता है, ठीक है ना। तो अपना अगला टॉपिक आ जाएगा बेटा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल क्या होता है? एमिनो अम्ल का मतलब हो गया बेटा, ये एमिनो अम्ल जो है, पहली बात तो एमिनो अम्ल जो है वो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब नाम से पता चल रहा है, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह NH2, एमिनो समूह होता है NH2, और अम्ल समूह हो गया अपने COOH, कार्बोक्सिलिक। तो पहली बात तो मैंने क्या बताया कि एमिनो अम्ल कार्बनिक यौगिक है। और कैसे कार्बनिक यौगिक है? जिनमें एमिनो समूह भी हो और अम्ल समूह भी हो। तो आप क्या बोल दोगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह और अम्ल समूह दोनों उपस्थित हो, उन कार्बनिक यौगिक्स को हम क्या कहेंगे? एमिनो अम्ल। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने बोला कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह और अम्ल समूह उपस्थित हो, उन्हें हम एमिनो अम्ल कहते हैं। अब इन एमिनो अम्ल की संरचना कैसी होती है बेटा? CH, इधर हो गया NH2, इधर हो गया COOH, और यहाँ होता है एक R समूह, ठीक है ना, जो कि अलग अलग एमिनो अम्लों में अलग अलग होता है। ये जो है इतना भाग वो तो प्रत्येक एमिनो अम्ल में समान रहेगा, ये इतना भाग तो प्रत्येक एमिनो अम्ल में समान रहेगा। यहाँ जो R समूह है वो अलग अलग होता है, और इस R समूह के डिफरेंट होने से ही एक अलग एमिनो अम्ल का निर्माण हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो ये बात होगी एमिनो अम्ल की। अब इन एमिनो अम्ल का पढ़ते हैं हम वर्गीकरण, ठीक है। अब इनको क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो अगला अपना टॉपिक्स हो जाएगा एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है ना। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण बेटा हम 3 प्रकार से करेंगे मुख्यतः। एक तो प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, दूसरा कार्य या बोल दो आवश्यकता के आधार पर, और तीसरा स्थिति के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ जो एमिनो अम्ल है, इन एमिनो अम्ल का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करेंगे। प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, और स्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं लेकर के चल रहा हूँ कार्य या फिर बोल दो आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल, ठीक है ना। कार्य या बोल दो आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। कार्य या आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो इस आधार पर बेटा एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो था आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, और दूसरे होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। कार्य या आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल 2 प्रकार के हो गए, आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरा हो गया अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब आवश्यक एमिनो अम्ल का मतलब ये नहीं है कि अपने को चाहिए और अनावश्यक का मतलब ये अपने को नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता।
आवश्यक अमीनो अम्ल भी अपने शरीर को चाहिए और अनावश्यक अमीनो अम्ल भी अपने शरीर को चाहिए, ठीक है ना। अपने शरीर को तो दोनों की ज़रूरत होती है, तो फिर हम इसे तो आवश्यक कह रहे हैं और इसको अनावश्यक कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो बेटा, आवश्यक अमीनो अम्लों का मतलब ये होता है कि ये जो अमीनो अम्ल है इनका अपने शरीर में निर्माण नहीं होता। आवश्यक जो अमीनो अम्ल है, इन अमीनो अम्लों का अपने शरीर में निर्माण नहीं होता, अपने आप ही अपने शरीर में संश्लेषित नहीं होते। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने शरीर में तो ये बन नहीं रहे, जबकि अपने शरीर की तो इनकी ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, इनको बाहर से भोजन के रूप में शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो ये अपने लिए ज़रूरी हो गए ना, बाहर से ले रहे हैं ना हम, ठीक है ना। तो ये अपने को बाहर से प्राप्त हो रहे हैं, ये अपने शरीर में बन नहीं बन रहे, तो इनकी हमें आवश्यकता बाहर से लेने की आवश्यकता है, इसलिए इनको बोल देते हैं हम आवश्यक अमीनो अम्ल। और ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। टोटल अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अपने पास अल्फा, जिनमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन से? आवश्यक। अब बात करते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। मैंने बोला अनावश्यक अमीनो अम्ल का मतलब ये कभी नहीं है कि अपने शरीर को इनकी आवश्यकता नहीं होती ना, इनकी भी अपने शरीर को आवश्यकता होती है। तो इनको अनावश्यक क्यों बोल रहे हैं? इनको अनावश्यक अमीनो अम्ल इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि इनका संश्लेषण अपने शरीर में अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। अपना शरीर अनावश्यक अमीनो अम्लों का संश्लेषण अपने आप कर लेता है, स्वयं ये अपने शरीर में बन जाते हैं। इसलिए हमें इन अमीनो अम्लों को बाहर से ग्रहण करने की या बाहर से भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती। और आवश्यकता नहीं होने की वजह से इनको हम क्या कर रहे हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल। हाँ, अगर नहीं बना पा रहा तो फिर हम बाहर से कुछ ऐसा फूड खाएंगे जिसमें ये अमीनो अम्ल हो। और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है ये भी 10 प्रकार के होते हैं। समझ आ गई बात? तो अब ये एक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि आवश्यक का मतलब क्या है। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, इनको हम बाहर से लेते हैं तो वो तो आवश्यक हो गया। जिनका निर्माण हो जाएगा, जिनको हम बाहर से नहीं लेंगे, ठीक है ना, वो जाएंगे अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। अब जो आवश्यक अमीनो अम्ल मैंने बताया वो 10 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं इनकी बात करते हैं बेटा। ये होते हैं, देखो इनकी एक ट्रिक है। 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है वो है टीवी, मील, टीवी, मील, पाथ, PATH, ठीक है ना। टीवी, मील, पाथ, ये कुल 10 प्रकार के वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। टी का मतलब है यहाँ बेटा थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, ठीक है। वी का मतलब है वेलिन, क्या मतलब है? वेलिन। एम का मतलब है मेथियोनीन, मेथियोनीन। आई का मतलब है बेटा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल का मतलब है ल्यूसिन, ल्यूसिन। और इस एल का मतलब है लाइसिन, है ना, लाइसिन। पी का मतलब है बेटा फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनीन। ए का मतलब है बेटा आर्जिनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन। और इस टी का मतलब है बेटा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और एच का मतलब है बेटा हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। तो ये कुल अपने पास 10 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल है जिनको अपने को याद रखना, ठीक है बेटा। थैंक यू।